Mr. Sri M.J. Akbar. Thank you, Deputy Speaker, for the honor and privilege of addressing this august House. आज दोपहर से हम सभी इस डिबेट में शामिल हैं। सबकी बातों से एक चीज़ तो चाहे जिसकी जो भी राय हो, एक चीज़ तो जाहिर है कि सब इस बात को गंभीर मानते हैं, लेकिन कितना गंभीर है इसका एहसास मुझे लगता है थोड़ा सा इतिहास जब तक नहीं जानेंगे तब तक इसकी पूरी गंभीरता हम शायद नहीं समझेंगे। क्योंकि लोग अपने अपने पार्टी की तरफ, कोई 2 साल की बात कर रहा है, कोई 5 साल की बात कर रहा है। There is no text, sir, without context. And the context of the present violence lies in the roots of nation formation. हम एक चीज को भूल जा रहे हैं कि अब 70 साल हो गए लगभग, ये जो लड़ाई चल रही है अब दुनिया के इतिहास में शायद सबसे लंबी लड़ाई। has been no war which has been longer than this. एक ordinary history की किताबों में लिखा जाता है कि there was an Anglo-French war for 100 years, but that is a very notional time frame. My friend Chugato will confirm that, क्योंकि उस वॉर में बड़े गैप्स थे। continual वॉर, ये 70 साल का होना ये इतिहास में कभी बार नहीं हुआ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, हम समझते हैं कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, सिर्फ ज्योग्राफिया के ऊपर है। ये ज्योग्राफी की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और क्योंकि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, उसीलिए ये लड़ाई जो है इतनी एक गंभीर प्रोपोर्शन ले जाती है। मैं इसको एग्जिस्टेंशियल लड़ाई कहता हूं। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि हम यहां पे इस सब कॉन्टिनेंट में क्या हम 1 नेशन थियरी पे अपने मुल्क बनाएंगे या हम 2 नेशन थियरी पे बनाएंगे। उसको अगर और भी सीधा समझना है तो क्या हम धर्म के नाम में अपने लोगों को जोड़ेंगे, एक करेंगे, या धर्म के नाम में हम अपने लोगों को बांटेंगे, 2 करेंगे, पार्टीशन करेंगे, अलगाव करेंगे। ये है लड़ाई। अभी जिनके वजह से ये डिबेट हो रहा है उनके बारे में भी मैं सुना हूं। वानी है उनका नाम। कुछ लोगों की राय में थोड़ी बहुत मैं झलक भी देख रहा था, सुन रहा था। उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। उसकी सच्चाई ये है कि ये मर्डर के चार्ज में फंसा है। 15 इल्जाम है इसके खिलाफ, और इसके इल्जाम में मर्डर है। इसके इल्जाम में हमारे डिफेंस फोर्सेस के मर्डर है, वहां के सिविलियन लोग हैं, सरपंच लोग हैं, इनका मर्डर है। और बुरा न मारे, मीडिया के साथ मेरी सारी जिंदगी गुजरी है, लेकिन जो मीडिया रोमांटिसाइज कर रहे हैं उनको मैं इतना कह दूं कि मीडिया के खिलाफ भी इन्होंने वॉर किया है, केबल कंपनियों को बर्बाद किया है। मैं इनके जो दादा थे वो किस इदारे से थे, मैं उस इदारा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि वो इदारा जो था वो हमारे देश के यूनिटी के खिलाफ था, वो अलगाव पसंद था, वो मजहब के नाम पे इस देश को बांट रहा था। हम जब इस जंग की शुरुआत को देखते हैं तो एक बात जो बहुत मुझे हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। पाकिस्तान नया नया बना था, 6 हफ्ते नहीं हुए थे पाकिस्तान के, 6 हफ्ते भी नहीं हुए थे। आप सोचिए, 15 अगस्त और अगस्त का महीना, आजादी की मिठाई जो है मुंह में राख बन गई थी। पार्टीशन की जो कीमत लोगों ने अदा की थी, दोनों तरफ से, हर तरफ से खून का माहौल था, सैलाब हो गया था। गांधी जी 15 अगस्त को कहे थे कि मुझे कहने को कुछ नहीं है आज, कहने को कुछ नहीं है आज। दिल में इतना सदमा था गांधी जी को, लोगों को, हर चीज को सीरियस बात को सीरियस थोड़ा सा
थोड़ा सा आप पेशेंसली सुनिए ना। तो उस माहौल में एक मुल्क जो है तैयारी किस चीज की कर रहा है? ये नहीं कि वहां पर भी रेफ्यूजी हैं, वहां पर भी परेशानियां हैं, सब कुछ है, आपकी तिजोरी खाली है। लेकिन उस सब चीज के बावजूद किस चीज का जुनून था कराची में? उस वक्त कराची में कैपिटल था पाकिस्तान का, किस चीज का जुनून था? जंग का जुनून था। और अक्टूबर में ये जंग की शुरुआत हुई, हमने नहीं शुरू की इस जंग को। हम उस वक्त भी वही कहते थे, वही अगस्त अक्टूबर में हमारी जो भी सरकार हुई उस वक्त भी वही कहते थे, आज भी वही कहते थे। आप जी जानते हैं कि कश्मीर उस वक्त ना हमारे देश के साथ था ना पाकिस्तान, वो उस वक्त किसी से नहीं जुड़ा था। और कश्मीर के ऊपर बात होगी ट्रांसफ़र ऑफ पावर पेपर्स में, आप देखिएगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने माउंटबैटन को एक नोट लिखा था कि कश्मीर के ऊपर हम अगले मार्च में जब स्प्रिंग थॉ हो जाएगा उसके बाद बातचीत करेंगे कि इसकी स्टेटस क्या होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस स्टेटस तो यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर इट इज नॉट लीगल। इंडिपेंडेंस इज नॉट अ लीगल ऑप्शन। उस जमाने भी ये भी याद रखना चाहिए कि दोनों मुल्क डोमिनियन स्टेटस की थी। हम पूरी तरह, हमारे संविधान आने के बाद हम पूरी तरह आज़ाद हुए। तो उस वक्त इन्होंने जो ऑप्शन चुना वो आज तक वही ऑप्शन वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस मसले को जंग लड़ाई से हासिल करेंगे। लड़ाई के दो पल्लू हैं, दो साइड्स हैं। एक तो 1965-71 तक जब फॉर्मल जंग हुई, 1965 की लड़ाई के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मसला कितना हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, एग्जिस्टेंशियल है। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1965 की जो लड़ाई में पाकिस्तान के जो कोवर्ट ऑपरेशन हुआ वो था ऑपरेशन जिब्राल्टर और दूसरा था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। आप समझेंगे कि जिब्राल्टर एक छोटा सा आइलैंड है स्पेन के पास, उसका हमारे साथ क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि जिब्राल्टर वही आइलैंड है जहां से 711 में अरब फोर्सेस उठ के, और जिब्राल्टर एक करप्शन है, असल में उसका नाम है जबल, उसके जिब्राल्टर उन्होंने बढ़ा दिया है। वहां से जो सारे स्पेन के ऊपर हुकूमत की गई वो हम दोहराने जाते हैं। और उसके बाद जो है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम तो आप जानते हैं, जो लोग ब्रिज खेलते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के जनरल कुरान शरीफ पढ़ते थे कि नहीं, लेकिन ब्रिज जरूर खेलते थे। और उसके बाद जो है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, यानी कि हमारे यहां हमारे ऊपर। और उस वॉर जब 1971 में इन्हें पता चल गया कि अब फुल फ्रंटल और सामने वाली लड़ाई से हम नहीं सकेंगे, तब उन्होंने टेररिज्म और कोवर्ट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं वॉर बाय अदर मीन्स, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। 1970s में तो हिम्मत इतनी नहीं पड़ी, लेकिन 1980 में आप समझते हैं सिर्फ कश्मीर पे वार नहीं था, पंजाब पे था। हम इसको क्यों भूल रहे हैं? पंजाब में कितनी शहादत दी हमने, पंजाब में कहां तक नहीं पहुंचे। तो यह षड्यंत्र जो है बहुत बड़ा है। और इसके सामने कॉन्ट्रास्ट देखिए, हमारी तरफ से ऑलवेज ये कहा गया है भाई बातचीत करके इस मसले को समझाओ, बातचीत करके मसले। आज भी हम वही बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस बात, पहले तो एक ऐसे भी वातावरण या सिचुएशन आई जब बातचीत में अगर उस सब सच्चाई निकल जाए तो विस्फोटक होगी। लेकिन वाजपेयी जी और अडवाणी जी की जब सरकार थी, मुझे याद है आगरा का समिट हुआ और सुषमा जी एक्चुअली स्पोक्समैन थी उस आगरा समिट की। उस समिट में पहली बार एक लकीर बनाई गई। ये लकीर बनाई गई कि बातचीत ठीक है, लेकिन जब तक आप टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे तब तक बात करने के लायक आप नहीं रहे। उसके बाद
2004 में उन्होंने कमिटमेंट दी पाकिस्तान ने। उसके बाद उफा तक अभी मोदी जी के साथ जो वार्ता हुई इसमें भी कमिटमेंट आई। ये कमिटमेंट आए कि हम टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी इस लकीर जो बंधी हुई थी आगरा में, उस लकीर को हमारे प्रधानमंत्री ने, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस लकीर को पत्थर में लिख दिया है और वो कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट को एग्जिस्ट। इसमें हमारे प्रधानमंत्री का ईमान साफ है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री का जबान साफ है और इस हमारे प्रधानमंत्री का यकीन साफ है और इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर आपको अंतर समझना है तो मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। पेशावर में पेशावर के एक स्कूल में, आपको याद है, पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे आर्मी का स्कूल था, हमला हुआ, बच्चे मारे गए। हमारे तरफ से क्या रिएक्शन था? हमारे तरफ से सहानुभूति, मैसेजेस, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, सुषमा जी का मैसेज, प्रेसिडेंट का मैसेज, पार्लियामेंट की तरफ से मैसेज। और जब वानी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ब्लैक डे मनाते हैं और समझते हैं हमारे यहाँ कोई, हम इसको खामोशी से एक्सेप्ट कर ले, नहीं करेंगे, हम इसको उठाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब ने शायद यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि 4 पॉइंट हमें दिया था टॉक्स के लिए, तो सुषमा जी का जवाब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का जो जवाब, ब्रिलियंट, टू द पॉइंट था। 4 पॉइंट की कोई जरूरत है, आप 1 पॉइंट पे समझ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारी अपील है कि इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि अब जो टेररिज्म जो है उसका खेल और उसका इस्तेमाल आप जो है करते रहेंगे तो हम तो अब उस वार को संभाल लेंगे, लेकिन इस वार का जो असर आपके ऊपर होगा वो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप खुदकशी कर रहे हैं। इस बात को हम कह रहे हैं और एक अच्छे नेबर, एक भाईचारे के स्पिरिट में कह रहे हैं कि अभी भी आपके आंख खोल दीजिए, अभी भी एक दुनिया सामने है जो हम मिलके उस होराइजन तक पहुंच सकते हैं। यहां पर उनका पूरा टारगेट जो है इस तरफ है। मेरा पर्सनल ये ज़रूर मानना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ताकतें होंगी, ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, जो समझते होंगे कि टेररिज्म का खतरा कितना बड़ा है। मेरी आशा है, यकीन है कि वैसे भी लोग होंगे। यहाँ पर सुबह हमारे दोस्त ने कहा, हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका जो स्पीच था उसको कोट करते हुए कहा कि बहुत नरम है। वो पूरा स्पीच पढ़िए, पूरा स्पीच पढ़िए तो लिखा हुआ है कि टेररिज्म इज अ मॉन्स्टर। और लिखा है वहां, उन्होंने कहा है कि इफ देयर इज एन इश्यू इन कश्मीर, इट इज द फैक्ट दैट यू हैव ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज द रियल इश्यू। दैट इज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट। वो भी जरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कम से कम इस इश्यू, देखिए राजनीति है, झगड़े होते रहेंगे, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन कम से कम देश के नाम पे, कश्मीर के नाम पे तो कम से कम एक हो ना, उसके नाम पे तो हम एक हो सकते हैं। जहां तक कश्मीर की ज़मीन की जो सच्चाई है, जो अभी हालात हैं, आप इजाज़त दें तो एक ज़रा सा मैं पर्सनल बात कर दूं।
मुझे भी ज़ाती तौर पे कश्मीर से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे फादर तो बिहार के से थे, लेकिन मेरी माँ कश्मीरी या थी, तो गुजर गई, अल्लाह की प्यारी होगी। तो वो जो बच्चे हम देख रहे हैं टेलीविजन पे, वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं। कुछ बिगड़ गए हैं, कि बहुत को बहकाया गया है, बहुत को गुमराह किया गया है। उनको हम साथ लेके चलें, उनको हम समझाएं। और आपको मैं कहता हूं, दिल से कहता हूं, कि आज के वातावरण को परमानेंट वातावरण मत समझिए। ये मौसमी हवा है, तूफान भी हो सकती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई कश्मीर की कश्मीरियत में है और कश्मीर के इंसानियत में है। और ये वही कश्मीर है जो हमारे साथ एक नेशन के साथ रहा, ये उस पार्टीशन के साथ नहीं रहा। कश्मीर के रगों में, कश्मीर के फिलॉसफी में एक ऐसी इंसानियत है, उस इंसानियत का मुजाहरा, उस इंसानियत आप हमें नज़र आता है जब इस कर्फ्यू में, इस माहौल में एक बॉडी को शमशान के जगह देने जाता है, तो सारा मोहल्ला, जो मोहल्ला मुसलमानों का है, उठ के साथ ले जाता है। ये है सच्चाई, और ये सच्चाई ही हमारी पावर है। इस सच्चाई के बनिस्बत हमने इस देश को बनाया है, और यही हमारा नेशनलिज्म है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनको सिर्फ इतना, और मैं समझता हूं जब ये मैं बात कहूंगा तो सारे सदन की तरफ से कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1947 अगस्त में तिरंगा जो है दिल्ली में लहराया था, और 1947 अक्टूबर में तिरंगा श्रीनगर में लहराया गया था। वो तिरंगा जब उठा था, वो कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। थैंक यू वेरी मच।